सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सभी के सभी सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें से आप कितना प्रतिशत आंसर सही दे रहे हैं और कितना का गलत दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए कि अभी तक कितना वीडियो अपलोड हो चुका है और कितना अभी होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। देख सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 1878 आप लोगों को याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को यानी गुमराह करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से एक ही सही हो रहेगा ना। तो जैसे वियतनाम, ये तो होगा नहीं, थाईलैंड, लाओस। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, कंबोडिया। और बहुत लोगों को याद होगा ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, जिसका नाम वास्को डिगामा था। उन्होंने 1498 में भारत का खोज किया था, वही पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो आप लोगों को इसे याद रखना है, कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी याद रखना है। कितना याद रखेंगे, 1810 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पांचवा, कि एंड्रियानोपोल की संधि कब हुई। और ये MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, एंड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर होगा 1829 ईस्वी। कितना, 1829 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। एक बार और पढ़ देते हैं इसको, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो आप लोग इसका नाम कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कैक्सटन, 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 कैक्सटन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कैक्सटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो आप लोग उस महानुभाव के नाम याद रखना है, जैसे मैंने दिया है महात्मा गांधी, उसके बाद मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, और डी में है ईसा मसीह। तो ये जो सही आंसर होगा ना वो मार्टिन लूथर होगा। क्या होगा, बी। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो आप लोग इसे याद रखें, मार्टिन लूथर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ब्रेस्ट लिटोबक्स की संधि किन देश के बीच हुई। तो आप लोगों को याद रखना है रूस और जर्मनी। क्या याद रखेंगे, रूस और जर्मनी। तो रूस तो होगा ही और आप लोगों को जर्मनी याद रखना है। तो ब्रेस्ट लिटोबक्स की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, 1930 में जो है ना आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। क्या याद रखेंगे, 1930 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है बुर्बो वंश। क्वेश्चन को एक बार जरूर सुन लीजिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या याद रखेंगे, बुर्बो वंश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी बताता हूँ वो समझ में आता होगा। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि 1977 में जो आम चुनाव हुआ था, वोटिंग हुआ था, उसमें सबसे अधिक बहुमत किस पार्टी को मिला, मतलब कौन सी पार्टी ने जीता। तो आप लोगों को याद रखना है, अभी वर्तमान के जो पार्टी चल रही है अधिक मात्रा में वो बीजेपी चल रही है। तो बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी, तो जनता पार्टी को सबसे अधिक बहुमत मिला था 1977 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन में देख सकते हैं, जैसे दिया है मेरा मोरा रजी देसाई, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो इसमें जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जैसे तारी विद्रोह आंदोलन या तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा कि तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार डील कर सकते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और डी में है उपयुक्त तीनों में। तो आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। तो सत्ता में भागीदारी का आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो क्षेत्र में, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होता है, ऑप्शन में दिया है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी जो है, संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है, बहुदलीय। तो ऑप्शन सी इसका याद रखना है, आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भारत जो है, भारत में जो 28 राज्य है उसमें किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि गोवा, क्या याद रखेंगे, गोवा, भारत की सबसे छोटी राज्य गोवा, वो भी जनसंख्या के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी राज्य गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी, कहाँ, पणजी। तो आप लोग याद रखें कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और यहाँ पे राज्य का था और यहाँ पे बिहार का पूछ दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप लोग जनसंख्या के आधार पर भी आप लोग याद रख सकते हैं कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो क्या होगा, पटना। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आप लोग याद रखें, पटना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। आप लोग इस क्वेश्चन को सही से समझिए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 50 रुपया, बी में दिया है 70 रुपया, सी में दिया है 10 रुपया, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, उपभोक्ता जो बिजली जैसे उपयोग करते हैं तो उसमें अगर कोई आवेदन शिकायत दर्ज करते हैं तो उसमें शुल्क कितना लगता है वो पूछ रहा है। तो कोई शुल्क नहीं लगता है। क्या होता है कि कोई भी किसी चीज़ का शिकायत करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग 0 रुपया याद रखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सन 2008 और 2009 के अनुसार
भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? देख सकते हैं सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत मतलब औसत के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन में दिया है 22,553 रुपया, बी में है 25,494 रुपया, सी में है 6,610 रुपया और डी में है 54,850 रुपया। तो सबसे पहले ये तो 54,000 होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बच जाता है 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन बी, 25,494 रुपया। तो आप लोग इसे याद रखें, 25,494 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार है, देख सकते हैं वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार है। ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 2। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है 3, 4, 2, 1। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों को याद रखना है ना वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2। तो आप लोग क्या वित्तीय संस्था के प्रकार कितना? तो 2। देश के संगठित बैंक प्रणाली की प्रकार तो 2। तो 2 याद रखेंगे, 2 और 2 ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? यहाँ पे देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो दिया है पूर्वी बिहार, बी में है दक्षिणी बिहार, सी में है पश्चिमी बिहार और डी में है उत्तरी बिहार। तो आप लोगों को इसे याद रखने के लिए बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है इसे याद रखना है। तो बिहार के शोक नदी जो है वो कोसी को कहा जाता है। किसको? तो कोसी को कहा जाता है। तो कोसी जो है वो बिहार के उत्तर साइड में है। तो आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है बिहार के उत्तरी साइड अर्थात ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? एक बार और पढ़ देते हैं, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर बोलता कि मैदानी क्षेत्रों में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है तो वो होता भूकंप। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि महासागर मतलब नदियों के तल पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो नदी में क्या उत्पन्न होता है? तो सुनामी। तो महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? देखिए ये इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा कि मानव शरीर में जब आग लग जाता है तो जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन ए में दिया है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी में है गर्म पानी डालना चाहिए, सी में अस्पताल पहुंचाना चाहिए और डी में इनमें कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मानव का शरीर अगर जल जाता है तो जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, उसे राहत मिलेगी और जितना जल्दी हो सके उसे भस्मीय पदार्थ लगाना चाहिए। जैसे कोलगेट वगैरह जो होता है अगर जल जाता है तो उसे कोलगेट लगा देना चाहिए, वो भस्मीय होता है। तो वो ठंडे स्थान को उदासीन करने में लाभदायक होता है कोलगेट। अगर नहीं उपलब्ध है तो सबसे पहले ठंडा पानी डालिए, उसके बाद अस्पताल पहुंचाइए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना सोशल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हूँ उसे आप लोग जरूर डील करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे बिहार में किस नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।